हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम भारत के भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए भारत के प्रमुख पठारों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिखो भारत के प्रमुख पठार प्लेटू। ठीक है, इसके लिए हम पहले एक रफली डायग्राम बना लेते हैं भारत का, जिसमें हम दर्शाते जाएंगे कि कौन सा पठार कहां पर है। ठीक है, एक मिनट। तो ये रफली डायग्राम हो गया भारत का। ठीक, ये श्रीलंका। तो अब हम इसमें एक एक पठार को देखते जाएंगे, यहाँ पर दिखाते जाएंगे। ठीक, तो पठार मतलब क्या होता है? ऐसा पर्वतीय क्षेत्र होता है जो ऊपर से क्या होता है, समतल होता है। ध्यान देना, जैसे ये कोई पर्वत, जैसे हिमालय पर्वतमाला थी तो वो कहीं पर ऊंची कहीं छोटी, ये इस टाइप से होती है। और जो पठार होगा वो प्लेन होगा। ठीक है ना, वहां पर चोटियों का अभाव होगा। तो ये पर्वतमाला होगी और ये पठार अपेक्षाकृत सामान्य जमीन से उठा हुआ भाग होता है ये। ठीक है, तो हम भारत के प्रमुख पठारों के बारे में जानेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले देखना, सबसे पहले एक पठार लिखना जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार। तो पूछा जाएगा इसकी लोकेशन कहां पर है, तो ये यूपी और एमपी, यूपी और एमपी। ये थोड़ा मैप थोड़ा वैसा बन गया, कोई नहीं। तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार का। यहीं से क्वेश्चन आएगा कि भारत का ये, इसकी विशेषता क्या है? भारत का सबसे नीचा पठार है। ठीक है ना, हाइट में कम है तो सबसे नीचा पठार, पहली विशेषता ध्यान रखनी है। दूसरी विशेषता इसकी आपको याद रखनी है कि इस पठार के क्षेत्र में हीरे का क्या होता है, उत्पादन। जो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है, पन्ने जिले में एक खान है मझगवां खान। ठीक है, तो इस पठार को क्या बोलते हैं? हीरे का क्षेत्र, हीरे का क्षेत्र कहा जाता है इसको। ठीक, पन्ना जिले में, या ऐसा लिखना, मध्य प्रदेश के प्रदेश के पन्ना जिले में कौन सी खान है? हीरे की मझगवां खान है। वो इसी के अंतर्गत है, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। ठीक है, तो एक पठार हमने पढ़ा, कौन सा? बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, अगला जो पठार आपको याद रखना है, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये भी इसी के साइड में है। बघेलखंड का पठार, ये दोनों कहां पर है? यूपी एमपी, किसी यूपी और एमपी दोनों में इसका विस्तार है। इसका भी एमपी प्लस यूपी। देखो, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जहां पर सोनभद्र और मिर्जापुर जिले पड़ते हैं, तो वो बघेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। तो मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी कौन सा है?
जगह सोनभद्र वाला क्षेत्र, सोनभद्र मिर्जापुर, सोनभद्र मिर्जापुर, सोनभद्र मिर्जापुर वाला क्षेत्र है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। तीसरा जो पठार आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार, इसको और क्या बोलते हैं, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, ठीक है। और ये कहां पर है, मेघालय में, मेघालय, ठीक है। तो मेघालय का पठार, ध्यान देना हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हमने उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान और मरुस्थलीय भाग, चौथा भाग चल रहा था हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में हमने कुछ पर्वतमालाएं जान ली थी, अरावली, विंध्याचल, ठीक है, और सतपुड़ा। उसके अतिरिक्त हमने दक्षिण की प्रमुख पहाड़ियां जानी, जिसमें नीलगिरी, बाबा बुदन की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ियां। उसी के प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही एक टॉपिक है पठार वाला, तो हम अब पठारों को जानने। तो शिलोंग के पठार में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, गारो खासी, गारो खासी व जैंतिया। पिछली बार कक्षा में बता चुका हूं, जैंतिया की पहाड़ियां इसी पठार में, ये पढ़ना है। और खासी पहाड़ियों में क्या था, जो विश्व का सर्वाधिक स्थल वर्षा वाला स्थान है, मासिनराम, और दूसरा चेरापूंजी, दोनों ही खासी पहाड़ियों में। तो ये भी ध्यान रखना, खासी पहाड़ियों में, पहाड़ियों में मासिनराम व चेरापूंजी, चेरापूंजी, ठीक है। मासिनराम सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान दुनिया में, और चेरापूंजी दूसरा। तो पहले और दूसरे जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो यहीं पर है। अगला जो पठार याद रखना आपको, एक पठार याद रखना, मालवा का पठार। कौन सा, मालवा, मालवा का पठार, मालवा का पठार, ठीक है। तो मालवा का पठार कहां पर है, मध्य प्रदेश, मालवा का पठार, ठीक है। तो लिखना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक। देखो इससे क्वेश्चन आता है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। क्या है, सिगार। यहां की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी सिगार, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। तो अभी तक हमने भारत के प्रमुख पठारों में बुंदेलखंड का पठार देखा, जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है इसमें जिसमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, बांदा डिस्ट्रिक्ट, जालौन, झांसी, ललितपुर, समझ में आया ना। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे का क्षेत्र है, हीरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी खान है हीरे की, पन्ना जिले में मझगावा खान है। फिर दूसरा हमने बघेलखंड का पठार देखा, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिले हैं सोनभद्र और मिर्जापुर वाला क्षेत्र, उसमें है ये, ठीक है। शिलोंग का पठार देखा, जिसमें गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियां हैं, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भी खासी पहाड़ियों में, और चेरापूंजी भी। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कुछ प्रमुख पठारों के बारे में देखेंगे। अगला पठार जो आपको याद रखना है, 4 पठार पढ़ चुके हैं, 5वां याद रखना, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और इसका विस्तार मुख्य रूप से कहां पर है, झारखंड,
झारखंड, ठीक है, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, ठीक है। हालांकि कुछ विस्तार इसका छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल में भी है, तो वेस्ट बंगाल प्लस छत्तीसगढ़, ठीक है, इसमें यहां पर भी पड़ता है इसका क्षेत्र। देखो इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। ये किसके, खनिजों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सबसे संपन्न पठार है खनिजों की दृष्टि से। तो पहला पॉइंट इसमें लिखना, खनिजों की दृष्टि से, खनिजों की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न पठार, संपन्न पठार, पहला पॉइंट। कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। दूसरा, इसी में कोई दूसरा क्वेश्चन याद रखना, ये कोयला उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना, यहां से छोटे नागपुर के पठार से एक नदी होकर बहती है, छोटा नागपुर का पठार मैप में दिखाना, नागपुर का पठार, ठीक है। और नदी जो बहकर इसके बीचों बीच से होकर बहती है उसका नाम है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी मध्य से होकर बहती है, होकर बहती है, ठीक है। देखो इसका जो देखने में ये पठार किस क्षेत्र की तरह लगता है, विश्व में एक जगह है राइन क्षेत्र, जर्मनी में राइन, तो वहां पर रूर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है जर्मनी में, रूर, और रूर क्षेत्र से ही एक नदी बहती है, कौन सी, राइन। और ऐसे ही हमारे ये कौन से पठार में, छोटे नागपुर के पठार में एक नदी बहती है, दामोदर नदी। तो ये दोनों पठार एक जैसे हैं और खनिजों की दृष्टि से संपन्न हैं, तो हम इसकी तुलना करते हैं। तो छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो लिख लेना, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर के पठार को भारत का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का रूर प्रदेश या रूर क्षेत्र, रूर प्रदेश कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, यहीं पर नोट करके लिख लेना, प्रसिद्ध रूर क्षेत्र जर्मनी में है, कहां पर है, जर्मनी में है, जो खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, खनिज जैसे कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और नदी कौन सी बहती है, यहां से राइन नदी होकर बहती है, इस क्षेत्र से राइन नदी बहती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो हमने छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत क्या जाना कि ये खनिजों की दृष्टि से क्या है, संपन्न है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, दामोदर नदी यहां से होकर बहती है, इसीलिए दामोदर को जैविक प्रदूषित नदी भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये भारत की प्रदूषित नदियों में से एक है दामोदर नदी। अब देखो ध्यान देना, अगला जो पठार हम पढ़ेंगे इसमें एक पॉइंट याद रखना, छोटे नागपुर के पठार में ही रांची का पठार आता, हजारीबाग का पठार आता, वो सब इसका ही भाग है। तो नोट करके लिख लेना, रांची का पठार ये झारखंड में है सब, कोडरमा का पठार, ठीक, वह हजारीबाग का पठार पठार किसका भाग है, ये तीनों इसी पठार का भाग है, छोटे नागपुर के पठार का भाग है,
नागपुर के पठार का भाग है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटे नागपुर के पठार को। दूसरा मोस्ट क्वेश्चन, खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। मुख्य रूप से झारखंड में है। कहां पर? झारखंड में। इसी के अंतर्गत रांची का पठार जो झारखंड की राजधानी है उसी के नाम पर, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार। ठीक है, ये कोडरमा, यहां पर एक कोडरमा खान भी है जो किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? अभ्रक उत्पादन के लिए। तो नोट करके लिखना चाहो तो लिख लेना, कोडरमा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक उत्पादन के लिए। ये सभी फैक्ट परीक्षा में पूछे गए और यहां से सवाल बन जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर हम अगला पठार पढ़ेंगे। नोट करें इसको पहले। एक पठार, अगला 6 नंबर याद रखना, बस्तर का पठार। बस्तर का पठार। एक बार तो एग्जाम में क्वेश्चन ये है कि बस्तर किसका एक जिला है? ये झारखंड का एक जिला है बस्तर, सॉरी छत्तीसगढ़ का। तो ये कहां पर है? छत्तीसगढ़। ठीक है ना, जो नक्सलीवादी एरिया दंतेवाड़ा, बस्तर, ये नक्सलवाद से प्रभावित हैं। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है बस्तर का पठार कहां पर? छत्तीसगढ़। अगला ध्यान रखना, 7वां एक पठार, मैकाल पठार। मैकाल, मैकाल का पठार या मैकाल पठार। ठीक है, तो ये कहां पर है? राज्य याद रखना, सबसे पहले छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन नोट कर लेना जो मैंने तुम्हें बताया था, छोटा नागपुर का पठार। तो यहां पर लिख लेना, उसकी सबसे ऊंची चोटी भी याद रखना, पारसनाथ। तो यहां पर लिख देता हूं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ, ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। पारसनाथ। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लेना। ठीक है, ये पॉइंट को भी उसमें ऐड कर लेना उस वाले पठार में। हम पढ़ रहे थे बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़, मैकाल का पठार। देखो मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। यहां पर एक पहाड़ियां मिलती है, अमरकंटक की पहाड़ियां, जो किसका भाग है? तो ध्यान रखना, अमरकंटक, ये अच्छा सवाल है। अमरकंटक की पहाड़ियां, पहाड़ियां किसका भाग है? अमरकंटक की पहाड़ियां मैकाल के पठार, पठार का भाग है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और एक क्वेश्चन आता है नदियों से संबंधित, अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं, ऐसे समझना, इसको मानना अमरकंटक की पहाड़ियां, कंटक की पहाड़ियां, पहाड़ियां। ऊपर की तरफ एक नदी निकलती है, सोन नदी। ठीक है, एक नदी पश्चिम की तरफ निकलती है, नर्मदा नदी, और एक दक्षिण की तरफ नदी जाती है जिसका नाम है महानदी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदी निकलती हैं, तीनों के नाम ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इनको नोट कर लेना। तो इस बात को हम नोट कर लेते हैं, अमरकंटक, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, निकलती हैं, निकलती हैं। एक नदी सोन, दूसरी नर्मदा, और तीसरी महानदी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बन जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अन्य पठारों के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप कोई अच्छे से याद करने हैं। ठीक है,
अगला जो प्रमुख एक पठार पढ़ेंगे हम, यहीं पर हमने दिखाया दिया छोटा नागपुर का पठार, और छत्तीसगढ़ में दिखा दिया मैकाल, और एक छत्तीसगढ़ में ही कौन सा, बस्तर। बस्तर का अलग लिख लेते हैं, इधर लिख लो बस्तर का पठार, ठीक है। अब ध्यान देना, एक पठार यहां पर है गुजरात में, जिसको बोलते हैं काठियावाड़ का पठार, जहां पर गांधी जी का, इस क्षेत्र में गांधी जी का जन्म हुआ था। तो अगला लिखना काठियावाड़ का पठार, काठियावाड़ का पठार, ठीक है। कहां पर है, गुजरात में, गुजरात। और किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, नमक के उत्पादन के लिए, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये याद रखना। देखो ये वाला क्षेत्र जो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के 7-8 राज्यों से मिलकर बनता दक्कन का पठार। तो अगला लिखना दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार। ये 8 राज्यों में है, कितने राज्यों में, या इसको प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं, द्वीपीय पठार, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है, तमिलनाडु आदि में, ठीक है, आदि में स्थित है। इस क्षेत्र में जो दक्कन वाले क्षेत्र में एक विशेष मिट्टी पाई जाती है इस पठार में, उसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप या काली मिट्टी। तो काली मिट्टी, जिसको क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और काली मिट्टी किसकी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, इसलिए सब काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना दक्कन के पठार के अंतर्गत। ध्यान देना, इसी दक्कन के पठार में कुछ छोटे छोटे पठार हैं, जिसमें एक पठार है मैसूर का पठार। तो लिखना मैसूर, मैसूर का पठार, ठीक है। कहां पर है, कर्नाटक में है, कर्नाटक, ठीक, या कर्नाटक में दिखा देना मैसूर, ठीक। और ये भारत का सबसे ऊंचा पठार माना गया, भारत का सबसे ऊंचा पठार। ध्यान देना, अगर मैसूर का पठार ऑप्शन में ना हो, पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो ये दक्कन का पठार भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको। अगर दक्कन विशेष स्पेशली नाम दे मैसूर, तो इसको लगाना फिर, ठीक है। अगला जो पठार आपको याद करना, एक धारवाड़ का पठार है, कर्नाटक में ही, धारवाड़ का पठार, ठीक है। तो अगला लिखना धारवाड़ का पठार, ये भी कहां पर है, कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। और इसी पठार के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां, जो हमने पिछली उसमें क्लास में चर्चा करी थी, बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां, जो किसके लिए प्रसिद्ध थी, कॉफी और लौह अयस्क के उत्पादन के लिए, कॉफी व लौह अयस्क, ये पिछली कक्षा में मैं बता चुका हूं, के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ियां, यहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, बाबा बुदन की, मुलियानगिरी। तो ये पॉइंट आप याद रखना, किसमें, एक पठार याद रखना, रॉयल सीमा का पठार, रॉयल सीमा का पठार, ठीक है। इसका केवल नाम याद रख लेना, ये कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की सीमा पर है,
कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की सीमा पर, ठीक है, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की सीमा पर रॉयल सीमा का पठार। काठियावाड़ का पठार गुजरात नमक उत्पादन के लिए। दक्कन का पठार जो दक्षिण भारत के 8-7 राज्यों में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, काली मिट्टी के लिए या दक्कन ट्रैप के लिए। दक्कन ट्रैप क्या लिखना, उसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। मैसूर का पठार कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ये भी खनिजों की दृष्टि से संपन्न माना जाता है, ठीक है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक, रॉयल सीमा का पठार कर्नाटक आंध्र प्रदेश की सीमा पर, इसको नोट करें। एक लिखना दंडकारण्य का पठार, ये इंपॉर्टेंट है, दंडकारण्य का पठार, ये पूछ लिया जाता है किन राज्यों में विस्तृत है, ठीक है ना। तो ये छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये इस क्षेत्र में है, ठीक। तो इसको याद रखें दंडकारण्य का पठार। एक तमिलनाडु का भी पठार हम स्पेशल पढ़ लेते हैं जो गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भारत के क्या थे प्रमुख पठारों की हमने चर्चा करी थी इस क्लास में, है ना, जिसमें हमको याद रखना बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक, शिलोंग का पठार, मैकाल का पठार, मालवा का पठार, काठियावाड़ का पठार, ठीक है। तो ये हमने सब पठार देखे। अब इसी क्लास में हम देखेंगे भारत के तटीय मैदानों के बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में, भारत के तटीय मैदानों के बारे में। तो लिखना भारत के तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान। देखो सबसे पहले मैं एक बार फिर आपको रिपीट करा दूं, हम क्या पढ़ रहे थे, भारत का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम उत्तर का पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग, दूसरा हमने देखा था उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान, एक हमने देखा था मरुस्थलीय भाग, मरुस्थलीय भाग, ठीक है। एक देखा था हमने प्रायद्वीपीय पठारी भाग, पठारी भाग। अगला हम पढ़ेंगे तटीय मैदान, तटीय मैदान, ठीक है। और फिर हमारा अंतिम रह जाएगा द्वीपीय भाग, द्वीपीय भाग, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इसको और देख लेते हैं तटीय मैदानों को। तो फिर हमारे कितने 5 भाग कंप्लीट हो जाएंगे। देखो मोटे तौर पर तो केवल 4 भाग हैं भौतिक विभाजन के आधार पर, परंतु एनसीईआरटी ने उपभाग सहित कितने भाग माने 6। तो हमने अभी तक कितने 4 कवर कर लिए। उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ लिया जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, हिमालय को देखा था। फिर उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लिया जिसमें हमने गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सतलज का मैदान, ये सब देखा था। मरुस्थलीय भाग में हमने 2 पार्ट देखे थे जिसमें हमने थार का मरुस्थल और लद्दाख का मरुस्थल। प्रायद्वीपीय पठार में हमने पर्वतमालाएं देखी, दक्षिण की पहाड़ियां देखी और आज पठार देखे, ठीक है। तटीय मैदान आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो तटीय मैदान ध्यान रखना, भारत के कितने राज्यों की, 9 राज्यों की सीमा किससे लगती है, तट से लगती हैं, ठीक है। तो 9 राज्यों की सीमाएं क्या लगती हैं, तट से लगती हैं। तो इन तटों के नाम आपको याद रखने, ठीक है, तटों के नाम याद रख लेना। देखो सबसे पहले यहां पर लिखना दमन, ठीक है, और यहां लिखना कन्याकुमारी,
कन्याकुमारी। ठीक, समझ लेना पहले ये पूछ ले जाते हैं मैप के किस तट का क्या नाम है, कौन से तट को किस नाम से जानते हैं। तो दमन यह ताप्ती नदी का मुहाना है, और ये यहां पर इधर ये कुछ मैदान है, ठीक है ना, कुछ मैदानों का निर्माण हुआ, तटीय मैदानों का, जिनको हम दोनों साइड हैं, पश्चिम में भी और पूर्व में भी, दोनों साइड मैदान। और बीच में क्या था, बीच में ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ठीक है ना, जिसको हमने अभी पढ़ा था, और ये तटीय मैदान। तो इन तटों के नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखो यहां से महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है ना, महाराष्ट्र प्लस गोवा का जो तट है उसका नाम है कोंकण तट। क्या नाम है इस वाले तट का नाम, कोंकण तट, कोंकण तट। तो ध्यान रखना कोंकणी यहाँ की एक प्रसिद्ध भाषा है। फिर ये कर्नाटक वाला जो है, कर्नाटक, जो कर्नाटक के तट का नाम है, उस तट का नाम है, तटों को मैं रेड पेन से लिखे देता हूं। पहला कोंकण तट, ठीक है, और ये वाला तट कनारा तट, कनारा तट कर्नाटक वाला, या इसी को कन्नड़ तट भी बोला जाता है। और ये केरल वाले तटीय तट का नाम क्या है, मसाला या मालाबार तट, या मसाला तट पूछा जाता, ठीक है, मसाला या मालाबार तट, ये केरल के तट का नाम है, केरल, ठीक है। तो इनको सब याद रखना। यहां पर देखो पूरब में देखना, ये राज्य तमिलनाडु, और तमिलनाडु के जो तट का नाम है, ठीक है, उसका नाम है कोरोमंडल तट, तट। कभी कभी तो ये पूछ लिया जाता है कि पूरब में कौन सा है, ये पूर्वी तट का नाम है पश्चिमी तट का, तो ये ध्यान रखना ये पश्चिमी तट, तटों के नाम, ठीक है, और ये पूर्वी तटों के नाम, तटों के नाम, ये भी आप याद रखना, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान देना, एक नदी है कृष्णा नदी, कृष्णा, एक नदी गोदावरी, गोदावरी। तो इनके बीच का जो तट का नाम है उसका नाम है गोंडवाना तट। क्या नाम है, गोंडवाना। और ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के तट का। और गोदावरी के ऊपर का जो तट का मैदान है उसका नाम है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, आंध्र प्रदेश और कुछ सा उड़ीसा में भी आता है इसका तट ना, उत्तरी सरकार तट। और ये उड़ीसा वाला तट जो है, उड़ीसा, उड़ीसा वाले तट, इसका नाम है उत्कल तट, उत्कल तट, ठीक है। तो इनको सबको मैप में देखना एक बार, इसको नोट करें। पहले हम देखो इनको लिखे देते हैं। तो पहला लिखना पश्चिमी तटों के नाम, पश्चिमी तटों के नाम, ठीक है। पहला लिखना कोंकण तट, कोंकण तट, कोंकण तट। महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र प्लस गोवा, ठीक है, मैप में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आसान है। दूसरा कनारा तट, या इसको कन्नड़ तट भी बोलते हैं। ये कहां, कौन, किसके राज्य के तट का नाम है, कर्नाटक, ठीक है। तीसरा मसाला तट, जो मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, केरल, मसाला या मालाबार तट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है, मसाला या मालाबार, केरल, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। पूर्वी तटों के नाम देखेंगे हम,
तटों के नाम, ठीक है, पूर्वी तटों के नाम। तो ध्यान देना, इसमें पहले देखेंगे उत्कल तट, कहां पर, उड़ीसा। दूसरा देखेंगे उत्तरी सरकार तट, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर है, ठीक है ना। और ये गोदावरी के ऊपर है, गोदावरी नदी के ऊपर, नदी के ऊपर की ओर। मैप में सब दिखाई दे रहा है, इसमें कोई कठिन काम नहीं है। और एक है गोंडवाना तट, ये भी आंध्र प्रदेश, ये कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच, कृष्णा व गोदावरी के बीच का तट, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अंतिम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मसाला तट और ये वाला तट, कोरोमंडल मंडल तट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। ध्यान देना, एक क्वेश्चन यहां से आता है, जब आगे हम पढ़ाएंगे भारत में वर्षा की स्थिति, जलवायु और मौसम में। तो जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाता तो वो यहां पर कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं करता, परंतु जब लौटता हुआ मानसून आता, लौटता हुआ मानसून से यहां पर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो कौन सी, कावेरी नदी को जल मिलता है। तो एकमात्र दक्षिण की नदी कावेरी है जिसमें पूरी साल पानी बहता है, बाकी सभी नदियां सूख जाती हैं। तो यहीं पर लिख लेना, कोरोमंडल तट में लिख लेना, कोरोमंडल तट पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती, बल्कि किससे होती है, लौटते हुए मानसून से, हुए मानसून, इसको उत्तर पूर्वी मानसून भी बोल सकते हैं, से होती है। तो पूछ लिया जाता है कोरोमंडल तट पर कौन से मानसून से वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, जो नवंबर दिसंबर में आता है, ठीक है ना। और कावेरी वाला भी लिख लेना, कावेरी नदी एकमात्र नदी कहां की, दक्षिण भारत की, जिसमें वर्ष भर जल बहता है। तो साउथ इंडिया की एकमात्र नदी कावेरी है, ठीक है ना, बाकी सभी नदियों में पानी सूख जाता। तो इन तटों के नामों को याद करना है, परीक्षा में कोरोमंडल बार बार पूछा जाता, मालाबार पूछा जाता, कोंकण तट को भी पूछ लिया जाता, कनारा तट या कन्नड़ तट भी पूछ लिया जाता। तो इन तटों का आपको नाम अच्छे से याद करना, ठीक है ना। तो ये मैदानी भाग था जिसमें हमें केवल तटों के नाम से ही हमारा काम चल जाएगा परीक्षा में, ठीक है, इनको अच्छे से याद करना, ठीक। अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे जो लास्ट अंतिम भाग रह गया हमारे भारत के भौतिक विभाजन का, जिसमें हम द्वीपीय भागों के बारे में जानेंगे, ठीक है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप तो प्रमुख द्वीप हैं। फिर कुछ छोटे द्वीप देखेंगे, न्यू मूरे द्वीप, ठीक है, वेलिंगटन द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप। तो ये सब पढ़ेंगे हम अगली आने वाली भूगोल की कक्षा में। आज के लिए सभी को इतना ही, सभी को धन्यवाद।